बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 अक्टूबर इतवार के दिन एक ऐसी खबर सामने आई जिससे अवाम में, पाकिस्तान के लोगों में शदीद मायूसी हुई। और पहले ही इतनी मायूसी है, उस मायूसी में इजाफा हुआ, लोगों के गम गुस्से में इजाफा हुआ, लोग बरहम हुए, लोगों ने रिएक्ट किया, लोगों ने अपना गुस्सा निकाला, लोगों ने पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सवालात उठाए। जिस तरह से खबर आई कि कामरान टसूरी जो है उनको गवर्नर सिंध बना दिया गया है, और लोगों ने यही सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली रुसवाई की कोई गुंजाइश बाकी थी कि आपने मजीद पाकिस्तान को रुसवा करवाने के लिए जो है वो ये फैसला किया। सवालात उठने लगे, वो कौन है जिसने कामरान टसूरी को लगवाया है? आखिर कौन था जिसको कामरान टसूरी इतना प्यारा है, इतना वो लाडला है कामरान टसूरी उनका, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की कितनी बदनामी है, पाकिस्तान के लोगों में कितनी मायूसी पैदा होगी, इस ओहदे की कितनी तज़हीक होगी, उन्होंने बस अपने लाडियों की वजह से लगा दिया। ये सवालात हो रहे थे। गो के एमकेएम के हवाले से तो मैं आपको बता दूं कि एमकेएम तो ऐसा समझे कि बेच दी गई है, एक नए हाथ में चली गई है, एक नए खरीदार ने खरीद लिया है। क्योंकि आप ज़ाहिर है आवाम के मैंडेट से तो एमकेएम कभी भी नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि कराची के पढ़े लिखे लोग हैं, कराची में अवेयरनेस है, कराची कोई पिंड देहात नहीं है कि वहाँ पे जो है वो बरादरियों की बुनियाद पर उस तरह से वोट डलेगा जहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कराची के आवाम जो है वो आप देखेंगे कि जिस तरह से अगले इलेक्शन रिएक्ट करेंगे। अभी भी आप 2 ज़िमनी इलेक्शन देख लें वहाँ पर क्या हुआ है। अब एमकेएम को पता है कि एमकेएम किस तरह से आ सकती है, और इसलिए एमकेएम उसी रास्ते पे चल रही है। वरना आप देखेंगे ये वही एमकेएम है जो इमरान खान के दौर में 1 रुपए की चीज़ का कीमत में इजाफा होता था तो तड़पने और फड़कने लग जाते थे, चीखने और चिल्लाने लग जाते थे, झूठे आंसू आंखों में ले आते थे और रोने पीटने लग जाते थे और कहते थे कि ओहो मार गए, लुट गए, खप गए, आवाम बर्बाद हो गई, आवाम तबाह हो गई है, ये करें वरना हम हुकूमत छोड़ देंगे। और बड़ी हुकूमत में होते हुए पोजीशन का किरदार अदा करते थे। लेकिन पिछले 6 माह में जब से ये इनको शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर सुलाया गया है, उस वक्त से ये इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पे सोते हैं। बेड से जब इक़्तिदार के बिस्तर से उतरते हैं तो साथ ही बिलावल की गोद में बैठ जाते हैं, सामने बैठे बिलावल की गोद में जाके बैठ जाते हैं सिंध में। मतलब इनकी टोटल जो इस वक्त है वो 3 हाथों में है एमकेएम। एक उस हाथ में जिन्होंने कहा कि जाके शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर लेट जाए, वहां जाके लेट गए। उन्होंने कहा कि उतरना है बेड से तो बिलावल की गोद में सिंध में बैठ जाना है, वही करने। तो अब तो बिल्कुल ही एमकेएम उनको उन्होंने तय कर लिया ना कि हमने बिल्कुल अब इनको नहीं छोड़ना, जो जिन्होंने हमें कहा था कि जाके शहबाज शरीफ के बिस्तर पर, इक़्तिदार के बिस्तर पर लेट जाए। और इसीलिए उन्होंने कामरान टसूरी को गवर्नर लगवा लिया। कामरान टसूरी के बारे में क्या कहते रहे हैं, उनका माजी क्या है, मैं कुछ नहीं कहता। मैं अभी आपको जियो से सुनाता हूँ कि जियो ने इसके ऊपर क्या रिपोर्ट किया। जियो में इसलिए सुनाता होता हूँ जब इस तरह का मामला हो, क्योंकि इन लोगों का ईमान है कि जियो इंडिपेंडेंट है, इन लोगों का ईमान है कि जियो सिर्फ सच बोलता है। ये कहते हैं कि बस है जियो, उसके अलावा तो सब झूठ बोलते हैं, सिर्फ जियो सच बोलता है। तो इसलिए मैं उस चैनल का दिखाता होता हूँ जो इसके ऊपर इनको यकीन है, और फिर आपको सुनाता हूँ कि जो इंकशाफ किया है जो एमकेएम के एक आम रहनुमा ने, उसने क्या कहा है कि किसने लगवाया है कामरान टसूरी को। अब फिर बात ये होती है, इस्टेब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं। जब ये इस तरह के बयानात आते हैं कि असेंबली में खड़ा हुआ एक शख्स कहता है कि मैं तो हुकूमत को छोड़कर जा रहा था क्योंकि मेरी स्कीम नहीं डाली थी, फिर मैंने उनको कॉल की, पहले मैंने जरदारी को कहा, फलां को कहा, इनके वजीरों को कहा, शहबाज को कहा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने उनको कहा जो असल में इन सारों के अबू हैं उनको कहा, तो फिर वहां से जब बड़े घर से जो है वो हुक्म आया तो फिर उन्होंने मेरी स्कीम डाली है। तो बात यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो क्यों इन लोगों को इक़्तिदार में रखने के लिए इनके जो इत्तेहादी नाराज हो रहे होते हैं उनके काम करवाए जाते हैं ताकि ये इनको ना छोड़ कर जाए। और ये क्या वजह है कि 174 में से एक बंदा भी नाराज नहीं हुआ 6 माह में। उधर से देखें अहमद वली, उसने धमकी लगाई बड़ा ट्विटर के ऊपर, और मैंने उसी को ट्वीट करके कहा था कि इसको सीरियस ना लें, इस बेचारे ने बगैर अब्बू से पूछे ये ट्वीट कर दिया है। उसने ट्वीट किया कि हम छोड़ देंगे हुकूमत को, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुकूमती इत्तेहाद से लायक हो जाएंगे। आज वजाहत आ गई है। नहीं, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था, मैं तो ये कह रहा था हम हम हुकूमत को नहीं छोड़े। इन लोगों की औकात नहीं है इस वक्त जितने भी हैं, इनको पता है कि अवाम में ये निकल नहीं सकते। और इमरान खान का हेलीकॉप्टर जो है वो हंगामी बुनियादों पर भी उतरता है तो वहाँ अवाम का उनके साथ जो मोहब्बत है वो आपने देख लिया है। तो अब जरा मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ मैं नहीं निकाल सका, मेरी सुस्ती समझिए। मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में शायद वो मोहम्मद जुबैर साहब थे, ये कौन थे, जिन्होंने बताया था कि जो नसरीन जलील हैं उनके नाम पर इस्टेब्लिशमेंट ने एतराज़ लगाया है, इसलिए हमने नसरीन जलील को गवर्नर से नहीं लगाया। अब जरा सुने कामरान टसूरी का बैकग्राउंड जियो ने जो बताया है, फिर जरा बात करते हैं इसमें कि वो खुद क्या बताते हैं कि किसने कामरान टसूरी को लगवाया है, ताकि आपको अंदाजा हो। ये शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम जो है वो मुबशर हाशमी साहब कर रहे हैं, तो उस शो में ये हुआ है, ये जरा सुनिए। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म
विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि सियासत खेल नहीं, संजीदा नौयत का कारोबार है। 16वीं सदी के यूरोपीय सियासी मुफक्किर निकोलो मिकाओली लिखते हैं कि सियासत का इखलाकियात से कोई लेना देना नहीं है, और अब ऐसा लगता है कि हमारे सियासी रहनुमाओं ने सियासत को कारोबार ही बना लिया है, जिसमें इखलाकियात का कोई अमल दखल नहीं है। ऐसा लगता है कि मुल्की सियासत आजकल हूबहू इन्हीं उसूलों पर चल रही है, और एमपीएम ने इसमें पीएचडी कर ली है। वो एमपीएम जो कामरान टिसोरी को पैराशूटर कहती थी कि कामरान टिसोरी की कोई अहलियत, कोई सलाहियत और कोई मेरिट नहीं है। एमपीएम पाकिस्तान के रहनुमा अपने पुराने साथी फारूक सत्तार से सवाल करते थे कि फारूक भाई बताएं कि कामरान टिसोरी ने ऐसा क्या कमाल है या ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कामरान टिसोरी को नवाजा गया है। उसी एमपीएम ने कामरान टिसोरी को सिर्फ डेप्यूटी कन्वीनर के तौर पर ही पार्टी में वापस नहीं लिया, और आज कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध भी बना दिया गया है। इमरान इस्माइल के ओहदा छोड़ने के बाद कामरान टिसोरी के गवर्नर सिंध के ओहदे पर तैनाती ने सबको हैरान कर दिया है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि एमपीएम पाकिस्तान ने खुद गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी के नाम की तजवीज दी थी। वही कामरान टिसोरी जिनकी वजह से 2018 के आम इंतखाबात से पहले एमपीएम में फूट पैदा हुई, जिनकी वजह से एमपीएम पाकिस्तान के साबिक सरबराह फारूक सत्तार को पार्टी से फारिग किया गया, और इन्हीं की कुछ रोज पहले राब्ता कमेटी में वापसी पर पार्टी में फिर इख्तलाफ पैदा हुए, और आज उन्हें ही गवर्नर सिंध लगा दिया गया है। टिसोरी की गवर्नर तैनाती पर एमपीएम रहनुमा ख्वाजा इजहार और वसीम अख्तर ने उन्हें मुबारकबाद दी है, और एमपीएम पाकिस्तान ने इस हवाले से जो बयान जारी किया उसमें बताया कि एमपीएम पाकिस्तान की जानिब से पहले मरहले में जो 5 नाम दिए गए थे उनमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी, जिसके बाद मुशावरत से साबिक एमएनए अब्दुल वसीम और कामरान टिसोरी के नाम विफाक को भेजे गए, और सदर मुमलिकत ने दूसरे मरहले पर भेजे जाने वाले नामों में से कामरान टिसोरी को बहैसियत गवर्नर सिंध मंजूर कर लिया। यहाँ पर अहम बात यह है कि एमपीएम कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर तकर्री के फैसले को ओन कर रही है। वही कामरान टिसोरी जिन्हें कुछ अर्सा पहले तक एमपीएम पैराशूटर कहती थी, जिनकी अहलियत पर सवाल उठाती थी, जिन्हें फारूक सत्तार की एटीएम कहा जाता था, आज वही टिसोरी खालिद मकबूल की एमपीएम की आंखों का तारा बन गए। पार्टी के लोगों ने कहा भाई फारूक भाई के पास जो इख्तियारात है समझो कामरान टिसोरी की जेब में है, आपने तुमको एक तरह से डिप्टी कन्वीनर नहीं को कन्वीनर बना दिया है। सारी पार्टी में एक रिजल्टमेंट था, सारे उसूल आयन कानून सब को एक तरफ रख दिया गया था। फारूक भाई तो आज तक नहीं बता सके कि इनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऐसी चीजें जो कर रहे हैं। कामरान टिसोरी भाई के हवाले से जो फरमाइश होती है जो कि फारूक भाई की नहीं कामरान भाई की होती है, फारूक भाई से कहलवाई जाती है कि उन्हीं को सामने रख के फैसले हो, वो अब हमने मानने से इनकार कर दिया। ये सारा दबाव किस लिए था? राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर थे, तो उन्हें सेनेट में एमपीएम के उम्मीदवार के तौर पर भेज दिया। मैरिट क्या है? मैरिट कुछ नहीं। एमपीएम इज नॉट फॉर सेल। ये ऑन टेबल ऑफर है कि टिसोरी को माइनस करें। यही डिसीजन है कि जिस वजह से ये मामला खड़े हुए हैं, ये खराबियां पैदा हुई हैं, उस शख्स को माइनस करें। फारूक सत्तार भाई अगर आप जाति वोट को राब्ता कमेटी के लाने के लिए इख्तियार चाहिए, और जब इख्तियार नहीं मिला तो आपने इख्तियार करवाया। आप इस स्टेज पे कोई पैराशूटर नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। आपने सुना है कि पाकिस्तान कहते हैं कोई पैराशूटर नहीं उतर पाएगा, ज़ाती इनके दोस्त हैं, और कहीं से ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि इनको लगाएं, फैसले इनके मुताबिक करें। और फैसल सब्जवारी साहब ने कहा एमपीएम नॉट फॉर सेल, ना करें फैसल सब्जवारी साहब। तो अब पैराशूटर किसके कहने पर आया है? किसी ख्वाहिश पर आया है, और सारी पार्टी का उसने कब्जा ले लिया है, मेन वो पार्टी चलाएगा। तो बताएं ना ज़रा। ये खैर आगे ख्वाजा इजहार हसन साहब ने, ख्वाजा इजहार साहब ने बता दिया है कि किसके कहने पर लगे हैं, वो आगे मैं आपको सुनाता हूँ। रहनुमाओं का कामरान टिसोरी के बारे में क्या मौक़िफ़ था? सिर्फ ये नहीं, जब एमपीएम के सरबराह खालिद मकबूल ने कामरान टिसोरी की 6 माह के लिए रुकनियत मुअत्तल की थी, तो खालिद मकबूल ने कहा था कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि कामरान टिसोरी ने ऐसा क्या कमाल है और एमपीएम की ऐसी कौन सी कमजोरी है जो टिसोरी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। हमारे कारकुनात सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है एमपीएम की, ऐसी कौन सी कमजोरी है एमपीएम की, ऐसा क्या कमाल है कामरान टिसोरी भाई में कि उनको आप लोगों ने कितनी तसलसल के साथ भी तंजीम की खिलाफ वर्जियों में 1 घंटे के लिए भी मुअत्तल नहीं किया। और आज यही सवाल सब खालिद मकबूल से पूछ रहे हैं कि कामरान टिसोरी में ऐसा क्या कमाल है, या एमपीएम की कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से उन्हें गवर्नर सिंध बनाया गया है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एमपीएम के अक्सर रहनुमा ही कामरान टिसोरी को नापसंद करते थे, बल्कि कामरान टिसोरी की खुद अपनी राय अक्सर रहनुमाओं के खिलाफ थी। सुनिए वो एमपीएम पाकिस्तान के रहनुमाओं के बारे में क्या कहते हैं। 30 साल लगे, ओ भाई 25 साल पहले तुम लोग साइकिल पे जाए, तुम लोग लैंड क्रूजरों पे हो, ये तुमने एमपीएम के अंदर कमाई की है। आमिर खान ही सबको गुमराह कर रहे हैं, उनका एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है, उन पर संगीन नौयत के इल्जामात हैं, लेकिन वो वजिद है सियासत करने के लिए। ये एमक्यूएम के मेयर हैं आप, जाती हैसियत में तो आप शायद क्लर्क भी ना बन पाते। एमक्यूएम बादाबाद में मैं समझता हूँ नादान लोग बैठे हैं, सियासी समझ बूझ नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने 20 साल सिर्फ हिदायत पर काम किया है। हैदराबाद के हाथ में भी कुछ नहीं है। किसके हाथ में? वो फैसले नहीं कर सकते। तो कौन कर रहा है? फैसले उनसे भी शायद करवाए जा रहे हैं। हैदराबाद एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में है इस वक्त। मेरे ख्याल से ऐसा लगने की वजह सामने आ रही है। पार्टी क़यादत से इख्तिलाफात के बाद कामरान टिसोरी ने 3 दिसंबर 2017 को डिप्टी कन्वीनर की हैसियत से इस्तीफा दिया था। और अहम बात यह है कि जब रवा साल NA 245 की नशस्त पर जब इलेक्शन से पहले फारूक सत्तार को एमपीएम में वापस आने की कोशिश की गई, तो फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी की वापसी का मुतालबा भी सामने रखा। मगर रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक फारूक सत्तार को वाज़ेह अल्फाज में बताया गया कि पार्टी में कामरान टिसोरी की कोई जगह नहीं है और वो सिर्फ एक वर्कर की हैसियत से पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मगर फिर रवा साल सितंबर के पहले हफ्ते में एमपीएम के सीनियर रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें एमपीएम को बताया गया कि कामरान टिसोरी को पार्टी में शामिल करें और उन्हें पुराने ओहदे पर बहाल करें। और इसके कुछ एमकेएम को ये बताया गया, कहा गया कि कामरान टिसोरी को पार्टी में शामिल करें और पुराने ओहदे पर बहाल करें। फिर पूछते हैं हम नॉट फॉर सेल हैं। आप ज़ाहिर है आगे अपने आप को नहीं बेच सकते,
جو آپ کے مالک ہیں ان کو تو آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہوا ہے. آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ اور کر سکیں. آپ کو کہا گیا, یہ ڈان کی خبر ہے, جیو رپورٹ کر رہا ہے ڈان کی خبر. ڈان پہ بھی ایمان ہے لوگوں کا کہ ڈان جھوٹ نہیں بول سکتا. ڈان میں یہ خبر ہے کہ ان کو کہا گیا کہ شاباش اچھے بچے بن کے نا اور یہ کریں, اس کو بحال کریں پرانے عہدے پر. پھر اس بات 10 ستمبر کو وہ اچانک ڈپٹی کنوینر کی حیثیت سے پارٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے. یعنی فاروق ستار کامران ٹھسوری کو پارٹی میں لانا چاہتے تھے, مگر ان کی تو نہ سنی گئی اور نہ ہی فاروق ستار کی ایم کیو ایم میں واپسی ہوئی. مگر کامران ٹھسوری اچانک پارٹی میں واپس آئے, ڈپٹی کنوینر بھی بنے اور صرف ڈپٹی کنوینر ہی نہیں بنے بلکہ پارٹی کی خواہش پر سندھ کے گورنر بھی بن گئے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے خواجہ اظہار صاحب. یہ تو سنا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, سیاست میں اخلاقیات کا کوئی کام نہیں, مگر ایم کیو ایم نے تو انتہائی کر دیا. جس شخص کی وجہ سے پارٹی میں پھوٹ پڑی, جس کی وجہ سے آپ نے فاروق ستار کو پارٹی سے نکالا, جنہیں ہر برائی کا ذمہ دار سمجھا گیا, آپ نے انہیں ہی گورنر جنرل بنا دیا. لیکن سیاسی جماعتوں کے اختلافات کوئی ایم کیو ایم کا نہ پہلا ہے نہ آخری ہے. کیا پی ایم ایل این سے ٹوٹ کر پی ایم ایل کیوں نہیں بنی؟ کیا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نہیں بنی؟ کیا فور انکلز نے جو پارٹی کے ستون تھے انہوں نے چھوڑ نہیں دیا پارٹی کو اور اپنی جماعتیں بنا لی؟ فنکشنل کا وہ کہاں سے وجود میں آیا؟ تو یہ صرف ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے, اختلاف ضرور ہے. اور جہاں تک آپ نے بتایا کہ پارٹی میں وجہ اختلاف بنے اور پھر فاروق بھائی, تو وہی غلطی کہیں نہ کہیں ہوئی جس کا ازالہ فاروق بھائی کو بھی کرنا چاہیے تھا اور ایم کیو ایم اپنی طرف سے ازالہ کر رہی ہے. جب خالد مقبول بھائی نے پریس کانفرنس کی تو صرف کامران بھائی نہیں, پی ایس پی سے بھی 4-5 نامور حضرات, ڈاکٹر سعید وسیم آفتاب تھے, وہ لوگ تشریف لائے اور پارٹی نے ان کو بھی رسپیکٹ دی. اب یقیناً یہ ہے کہ ہمارے ایک گورنر کی سلاٹ خالی تھی اور اس سلاٹ کے لیے ظاہر ہے اسی ازالے کی صورت میں آپ نے ان کو گورنر بنا دیا, ان کا نام تشریف. دیکھیے پہلے 5 نام ہم نے گورنر کے لیے دیے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ان ناموں پہ کیا آبجیکشن لگا. شاید یہ مرحلہ طے ہو جاتا تو زیادہ آسان ہوتا کہ ہمارے ان 5 ناموں میں نسیم جلیل بھائی تھے, عامر بھائی تھے, وسیم اختر بھائی تھے اور دیگر نام تھے, ان میں ایسا کیا اعتراض تھا. لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا. تو اس کے بعد 2 نام اور بھیجے گئے, عبد الوسیم بھائی اور کامران بھائی. تو عبد الوسیم بھائی بھی ہو سکتے تھے, کامران بھائی بھی ہو سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے یہ پروگریٹو پریزیڈنٹ صاحب کا اور وفاقی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کی کلیئرنس کا معاملہ تھا. کامران بھائی کا نام آ گیا. اچھا یہ نام تو پہلی بار تو نہیں آیا, میری بات بتائیے. وفاقی حکومت اور وفاقی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کلیئرنس کرنی تھی. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں یہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ جو نسیم جلیل کا نام ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض ہے. اسٹیبلشمنٹ, اور اب یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اسکروٹنی کی, اسٹیبلشمنٹ نے منظوری دی, اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے یہ ہوا ہے. آگے بھی سنیے ذرا کہ جب ایم کیو ایم کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا تھا, نامینیٹ کیا تھا, اس وقت بڑی ہاکار مچی تھی ملک میں. لیکن آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ رہے, ٹینیور پورا کیا اور آج تک ایک کامیاب سیاستدان کی حیثیت سے چل رہے ہیں. اس سے پہلے باز صاحب تشریف لائے تھے, بڑی منفی رپورٹنگ ہوئی تھی ان کے خلاف. آئے گورنر بنے, ایک طویل عرصے کا ریکارڈ قائم کیا اور ایک کامیاب گورنر بنے. تو یہاں میں جہاں تک بات ہے میرٹ کی, تو اس ملک میں ابھی بھی خواجہ اظہار صاحب, زرداری صاحب آپ کے سیاسی پارٹنر نہیں تھے, ان کی وجہ سے آپ کی اپنی جماعت میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو کہ طویل عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا ایک طویل لڑائی تھی اور ایک ایسی لڑائی تھی جس میں دونوں طرف سے نہ صرف سیاسی قیدی بنے, دونوں طرف سے مقدمان بنے, جانے گئی. آخرکار اگر ایم کیو ایم کی جانب سے اور ایم کیو ایم کی اس وقت لیڈرشپ کی جانب سے زرداری صاحب کا نام آیا تو کیا ہماری صفوں میں ہلچل نہیں مچی؟ پورے ملک کے اندر کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوا جو زرداری صاحب پر اس وقت سوالات اٹھے ہوئے تھے کہ بھائی ایم کیو ایم نے کیوں نامینیٹ کیا؟ لیکن آخرکار بنے اور آخرکار پورے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے اسی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کر انہیں زرداری صاحب سے مفاہمت کی سیاست کو سیکھ کر آگے بڑھایا. موجودہ حکومت میں دیکھ لینا کہ ایسے مدرا نہیں بنے جو اپنے حلقے سے یوسی کے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے خواجہ اظہار صاحب کہ ایم کیو ایم یہ کرتی رہتی ہے, اب بھی کچھ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں, ایک تو یہی بات جو مبشر ہاشمی صاحب نے پوچھی کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کرتی رہتی ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں اس حکومت میں کئی ایسے وزیر ہیں جو یونین کونسل کے کونسلر نہیں بن سکتے اور وہ وزیر ہیں. یہ خواجہ اظہار الحسن کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے اتحادی. نہیں ہو رہا جو آج ہوا ہے. نہیں, یہ بات صرف ایم کیو ایم تک نہیں ہے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا انٹیریئر منسٹر ہیں, تو کیا آپ میڈیا نے سوالات نہیں اٹھائے؟ قادر پٹیل صاحب ہیلتھ منسٹر لگے تو آپ لوگوں نے ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرائی؟ شیخ رشید صاحب ریلوے کے منسٹر تھے اور سب سے زیادہ حادثے کے ٹینیور میں ہوئے, تو کیا آپ لوگوں نے انہیں ریلوے کے لائسنس کے اوپر سوال نہیں کیا؟ تو یہ تو ہمارے یہاں علماء تک کو کسی نے نہیں چھوڑا. لیکن ودن پارٹی کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, کامران ٹھسوری صاحب کو پیرا شوٹر کہتی تھی ایم کیو ایم کی جماعت, اور پرانے ساتھی یہ کہتے تھے کہ کوئی صلاحیت نہیں ہے, کوئی میرٹ نہیں ہے. خالد مقبول فاروق ستار سے سوال کرتے تھے کہ وہ بتائیں کہ ان کی کیا کمزوری ہے یا کامران ٹھسوری کا کیا کمال ہے جو انہیں نوازا جاتا ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کس میرٹ, اہلیت یا صلاحیت کی وجہ سے آپ نے کامران ٹھسوری کو گورنر لگایا؟ دیکھیے پہلی چیز تو میں نے آپ سے بتایا نا کہ اس وقت بھی پاکستان کے مختلف عہدوں پر جتنے لوگ براجمان ہیں ان کا میرٹ کا تقرر آپ کر لیں تو مجھے بتا دیں, پھر میں ان کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ کون سا ایسا عہدہ ہے جو کہ بڑا میریٹوریس رہا اور اس پہ میریٹوریس شخص لگا ہوا ہے. ایک چیز تھی, ایک نام آیا, لیکن ایٹ لیسٹ ان کی سیاسی جماعت ان سے خوش تھی, اپنی سیاسی جماعت کی طرف سے وہ
आगे आए थे। यहाँ तो टूट की वजह ये बने, कामरान टेसोरी का जो रोल रहा है, जो इख्तलाफात रहे हैं, जो तलखियां रही हैं, वो तो सबके सामने, उनके बयानात या एमक्यूएम के जो दीगर रहनुमा हैं उनके बारे में क्या राय रखते थे, वो भी बयानात किसी से ढके छुपे नहीं है। अभी भी हो सकता है लोगों की राय इख्तिलाफ में हो, अभी भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये तो अच्छी बात है कि लोग अपनी इख्तिलाफ रखें। लेकिन अब मसला ये कि जिस मनसब के ऊपर उनको प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एंडोर्स किया है, कामरान साहब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है कि उन तमाम अफवाहों को, उन तमाम चीजों को वो किस तरह से नेगेट करते हैं और किस तरह अपने आप को साबित करते हैं। मनसब हासिल करने ना ये हक नहीं होता, मनसब पर बैठकर मनसब के मुताबिक अपने आप को जस्टिफाई करना ये इंसान की कामयाबी, और हम उनके लिए दुआ करें और चाहते भी हैं कि अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, और जो उनके साथ तवक्कुआत, जो उनके साथ वादे, जो उनके साथ कमिटमेंट या उन पर जो जिम्मेदारी आयद की गई है वो उसको बस खुश हसलूबी से निभाएंगे, तभी इन तमाम बातों का जवाब आवाम के सामने आएगा। ख्वाजा साहब, बतौर एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा, आप इस तैनाती पे खुश हैं या मुतमईन हैं? देखिए, बात ये कि इस तैनाती पे खुश और मुतमईन वो शख्स हो जिसके जाती मफाद हो। मुझे तो ये देखना है जाती तौर पर कि वो इसे निभाते किस तरह है, वो इस अहदे को निभाते किस तरह है। ना सिर्फ दुआ है बल्कि सियासी सपोर्ट भी देंगे। लेकिन अब हम समझते हैं कि गवर्नर हाउस एक ऐसा आईनी ओहदा है जिसमें विफाक, एस्टैब्लिशमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक अच्छा वफामती किरदार अदा हो सकता है, और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कामरान भाई उसमें नाकाम हो, लेकिन असल एहलियत उनकी ये होगी कि वो उस ओहदे को कितनी खुश हसलूबी से निभाते हैं, और एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर्स को किस तरह से वो फैसिलिटेट भी करते हैं, और विफाक और सूबे के दरमियान किस तरह मफामती अमल बनाते हैं, शहरी सिंध की महरूमियों को किस तरह से वो दूर करने में इस ओहदे का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस ओहदे का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ तो हमारा फैसला भी दुरुस्त होगा और गवर्नर की भी जस्टिफिकेशन खुद ब खुद आवाम के सामने आएगी। ताहम अच्छा, इस क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं था गवर्नर सिंध बनाने के लिए कामरान टेसोरी को? और एक ये सवाल, और दूसरा सवाल ये कि क्या वो अपनी खुशी से उन्हें ये ओहदा दिया गया? लेकिन दबाव ये जरूर हमें महसूस हुआ कि हमारे जो पिछले 5 नाम थे उनकी जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दी गई। ये हमारा एक क्वेश्चन जरूर है कि आखिरकार उन नामों में क्या था, और ऐसा क्या क्राइटेरिया कि आइंदा भी अगर इस तरह के नाम देने पड़े तो इनके हमको आसानी हो। लेकिन बहरहाल इस मामले पर कोई दबाव नहीं है, एक फैसला हुआ और प्राप्त कमेटी के तमाम लोग भी बैठे थे और उसमें शामिल हैं, और उसके बाद उनको दिया गया। लेकिन हाँ, ये मनसब काफी बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी को अदा करते हुए बहैसियत गवर्नर कामरान साहब को खुद इसकी हसासियत का अंदाजा है। खुशी और गम, ठीक है ख्वाजा साहब, बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये अलमिया नहीं है ख्वाजा साहब के फारूक सत्तार तो अभी तक पार्टी में वापस नहीं आ सके, और जिसकी वजह से फारूक सत्तार, बस आपने मेन तो आपने बातें सुन ली, जिसमें आपने ये भी सुन लिया कि वो कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको किया, इनकी स्क्रूटनी करके, और वहाँ से क्लियरेंस हुई है इस्टेब्लिशमेंट से, और वो कहते हैं 7 नाम दिए थे और 7 नामों में से इनके नाम की क्लियरेंस हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये आप इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं तो अब इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए कि क्या उन्होंने कामरान टेसोरी का नाम दिया, क्योंकि ख्वाजा इजहार साहब तो इस्टेब्लिशमेंट पे ही डाल रहे हैं। तो ये वो वजह होती है जिस वजह से फिर इदारों के ऊपर सवालात उठते हैं, उनके किरदार के ऊपर, उनके वो जो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। जब इस तरह से टीवी पे आकर और वाज़ेह तौर पर बताया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लगवाया है, इनका माजी आपने सुन लिया है कामरान टेसोरी का कि एमक्यूएम से इनका कितना ही ताल्लुक है, तो लेकिन ज़ाहिर है वो कहते हैं कि ख्वाजा इजहार कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने की है। तो इससे पहले मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ कि बताया गया था कि नसरीन जलील के नाम पे इस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ है, और उस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने शायद कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ही मंजूरी स्क्रूटनी करती है, और वो क्यों नसरीन जलील के नाम पर एतराज़ करें ये मैं अभी नहीं बता सकता। तो ये कामरान टेसोरी की का माजी है, ये कामरान टेसोरी की सूरत हाल है। बाकी कोई, मैंने तो आज ये ट्वीट भी किया था कि कोई मुलजिम, कोई मुजरिम, कोई गंदा धंधा करने वाला, कोई ऐसा मुतनाज़ शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर बदतरीन इल्ज़ामात हों, वो रह तो नहीं गया जिसको कोई ओहदा ना मिला हो। अगर रह गया तो काइंडली बता दें। मीर मैक साहब ने वो उज़ैर बलोच का किया हुआ था, इंशाल्लाह वो हो जाएगा उज़ैर बलोच का भी, उसको भी अच्छा ओहदा मिल जाएगा, कोई इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई अच्छा ओहदा मिल जाएगा उसको भी इंशाल्लाह। बाकी अगर इसके अलावा कोई रह गया तो वो ज़रूर बता दें, ताकि कोई रुसवाई, कोई ऐसी पस्ती पाकिस्तान के हक़ में जो पाकिस्तान के जो चेहरे पे बदनुमा दाग हो सकता है वो रह ना जाए कम अज़ कम, ताकि और जितने बंदे रह गए हैं इस तरह के मुलजिम, मुजरिम, करप्ट, कब्जा माफिया, ये वो जिनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हो, वो रह कोई ना जाए, ताकि जितनी पस्ती में हम गिरा सकते हैं पाकिस्तान को उतना गिरा दें, ताकि फिर इसको पाकिस्तान को निकलने में जो है वो कई बरस लग जाएं, इतना हम इसको पस्ती में गिरा दें। इसलिए ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम उस बंदे का नाम हाईलाइट करें जो रह गया हो, ताकि उसको भी कोई ना कोई अहम ओहदा जो है वो दे दिया जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।